तो विड्थ ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं या कैरिज वे विड्थ पढ़ते हैं। तो अब देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस फोटो में, यहाँ से अपना बिटुमिन चालू हो रहा है, बिटुमिन जाके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो यही क्या हो गया, यही विड्थ ऑफ पेमेंट हो गया या कैरिज वे विड्थ हो गया। ठीक है, तो ये तो विड्थ ऑफ कैरिज वे या विड्थ ऑफ पेमेंट हो गया। अब एक नया टर्म आया लेन। लेन क्या होता है? तो लेन क्या होता है, अब आप एक व्हीकल को देख लीजिए, ये I10 है, ये आपको ये I10 दिख रही है, ठीक है। तो लेन एज पर IRC लेन क्या होता है कि कोई भी व्हीकल कंफर्टेबली मूव करे, इसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हैं जो I10 है, इसके इस साइड भी क्लियरेंस है कुछ, इसके इस साइड भी क्लियरेंस है कुछ, ठीक है। तो ऑल टुगेदर विथ कहाँ से लेके कहाँ तक? ये मार्किंग से लेके मार्किंग तक, दैट इज कॉल्ड एज लेन, ठीक है। तो ये लेन विड्थ हो गई। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो लेन है, ये ज़्यादा नंबर ऑफ लेन्स होना ठीक है कि लेन कम होना ठीक है? तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे ये आप I10 देख रहे हो और यहाँ पे वैगन देख रहे हो। तो दो व्हीकल दिख रहे हैं आपको, दोनों व्हीकल दो लेन, तीन लेन दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें दोनों व्हीकल क्या पैरेलली मूव कर रहे हैं? हाँ, पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आप ऐसा सोचो कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है ना, अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला लेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इधर इधर कुछ भी नहीं है मान के चलो। तो क्या होगा? तो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि I10 के बाद इधर एक स्विफ्ट दिख रही है। तो गाड़ियाँ जो हैं, व्हीकल्स जो है वो क्यू में आएंगे पूरा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इनके पीछे ही रहेंगे, और सब व्हीकल एक स्पीड में मूव नहीं करते। तो नंबर ऑफ लेन्स बढ़ाने का एक अपना एक फ़ायदा है कि अपने को ट्रैफिक जैम वाली कंडीशन नहीं मिलती है। तो ये जो है लेन क्या होता है, ये हो गया। अब एक और आपको देखना चाहिए, जनरली जो है ये एक मान के चलिए व्हीकल हो गया, तो व्हीकल के साइड में कुछ क्लियरेंस दिया जाता है ना, ये क्लियरेंस दिया गया है। जनरली मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल 2.5 को अडॉप्ट किया जाता है, कुछ बुक्स में 2.44 भी लिखा है ना। तो 2.5 को जो है अडॉप्ट किया गया है, और इधर पे कितना हो जाएगा? 0.625 हो जाएगा, इधर पे भी कितना हो जाएगा? 0.625 हो जाएगा। तो ये जो टोटल है, टोटल ये एक लेन का बता रहा हूँ मैं, एक लेन मतलब एक रोड है, एक व्हीकल है, सॉरी, एक ये व्हीकल है और ये क्या है? क्लियरेंस है बोथ साइड, क्लियरेंस है बोथ साइड, इधर भी ये क्या? क्लियरेंस है। तो एक लेन के लिए ये कितना आ गया? 3.75 आ गया। तो आप देख सकते हैं IRC ने क्या क्या दिया है। IRC ने कुछ विड्थ ऑफ कैरिज वे दिया हुआ है कि अगर सिंगल लेन रोड है, तो सिंगल लेन रोड है तो विड्थ ऑफ कैरिज वे कितना है? 3.75 है, डायग्राम से देख लिया। अब टू लेन विदाउट रेज्ड कर्ब, कर्ब क्या होता है? कर्ब अब ऐसे मान के चलिए, ये अगर मान के चलिए रोड है, ठीक है, और इधर साइड में दोनों साइड क्या है? फुटपाथ है। तो रोड और फुटपाथ के बीच की एक बाउंड्री रहेगी, है ना। तो ये पेडिस्ट्रियन को और ट्रैफिक को जो क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो ये बाउंड्री कुछ कर्ब स्टोन से बनती है, उसी को क्या बोलते हैं? कर्ब बोलते हैं। मान के चलिए ये कर्ब है दोनों साइड, ठीक है। तो विदाउट रेज्ड कर्ब, बिना कर्ब के दो लेन किसके बराबर है? 7 मीटर के बराबर है। और विथ रेज्ड कर्व, अगर कर्व है तो वो क्या हो जाएगा? 7.5 मीटर के बराबर है। अब एक आता है कार में, जो ये गलत हो गया, इंटरमीडिएट कैरिज वे है ये, इंटरमीडिएट कैरिज वे। तो इंटरमीडिएट कैरिज वे किसको बोलते हैं? तो इंटरमीडिएट कैरिज वे एक लेन से ज़्यादा होता है ना, और दो लेन से कम होता है। जब स्पेसिंग की कमी हो या रोड को बनाने के लिए फंड्स की कमी हो, है ना, तो इस ऐसे सिचुएशन में, इन्हीं दो सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी दिक्कत तो होती है
क्योंकि व्हीकल्स अब कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाएगा। तो अब ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आपको इंटरमीडिएट लेन अगर प्रोवाइड करना ही है तो उसकी विड्थ जो है ये क्या है 5.5 मीटर है, ये भी आईआरसी ने दिया। और मल्टी लेन पेमेंट का तो एक फार्मूला ही है 3.5 पर लेन, मतलब 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेन, है ना। तो जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, फिर ये 3.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 7 और 10, मतलब ये कितना हो गया 10.5 हो गया। मतलब यहाँ पे 3 लेन दिख रहा है और 10.5 क्या हो गया कैरिज वे या विड्थ ऑफ पेमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, विड्थ ऑफ शोल्डर पढ़ते हैं। सबसे पहले शोल्डर से पहले अपन ये वाला एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या है, आपको जो है 7 मीटर का दिखा रहा है। 7 मीटर मतलब ये वाला सेकेंड वाला केस है, 2 लेन्स विदाउट रेस्ट कर्व। तो एक व्हीकल है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर विड्थ का, दोनों के बीच का क्लियरेंस कितना है 1 मीटर है। और फिर उसके बाद भी पेमेंट एज से लेके फिर क्लियरेंस क्या है 500 mm 500 mm। तो ऑल टुगेदर ये कितना होता है 7 मीटर का होता है, मतलब 2.5 5 हुआ, 5 + 1 6 + 1 7। तो ये डायग्राम ने यही बता रहा है आईआरसी का है। अब पढ़ते हैं विड्थ ऑफ शोल्डर। तो शोल्डर, सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि शोल्डर होता क्या है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये शोल्डर दिख रहा है आपको। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो प्रोवाइड की जाती है इमरजेंसी के लिए उसको शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगर ये शोल्डर यहाँ पे नहीं होता, साइड में बना देते हैं, ये मान के चलिए 3 लेन रोड है, अभी ये 3 लेन रोड है और शोल्डर नहीं है, जो ये शोल्डर होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि शोल्डर नहीं है। और यहाँ पे क्या है कर्ब लगा दिया गया है, मान के चलिए कर्ब है यहाँ पे, ये दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में कर्ब है, इधर भी कर्ब है इधर भी कर्ब है। चलिए अब मान के चलिए यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ पे भी एक व्हीकल है, यहाँ पे भी एक व्हीकल है, तीनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अगर बीच में क्या हुआ, किसी की तबीयत ख़राब हो गई या बीच में किसी एक व्हीकल वाले की, लेट से ये वाला जो व्हीकल है, ये वाला व्हीकल, इस व्हीकल वाले की उसका व्हीकल ही ख़राब हो गया, तो क्या होगा, ये अपने व्हीकल को क्या करेगा बीच में रोकेगा, है ना। अब ये रोक दिया यहाँ पे, मान के चलो अपने लोकेशन में ही रोक दिया इसने, कोई भी कंडीशन या तो किसी की तबीयत ख़राब होगी या इसके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, तो इसके पीछे जितना भी ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस ही मत आए, ऐसी सिचुएशन ही मत आए, इसके लिए क्या किया जाता है, शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर शोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो जो कंडीशंस होगी वो बता ही दिया हूँ मैं। अब कुछ नॉर्म्स दिए हैं आईआरसी ने, उसको भी अपने को पढ़ना है। एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द एज ऑफ द पेमेंट फॉर इमरजेंसी पार्किंग। अच्छा, इमरजेंसी पार्किंग मैं बता ही दिया। व्हीकल ब्रेकडाउन, अगर व्हीकल ख़राब हो गया या मेडिकल तबीयत किसी की ख़राब हो गई, पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन एज शोल्डर, ठीक है। आईआरसी ने कुछ कुछ हमको पॉइंट्स दिए हैं, इसको एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर रिक्वायर्ड फॉर हाईवे, मिनिमम विड्थ कम से कम तो ये कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। कैम्बर ऑफ शोल्डर इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड प्लस 0.5%, ये तो और ज़्यादा याद रखना है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में भी पूछ दिया जाता है। एक देख सकते हैं, ये मान के चलिए रोड है ना, इसमें ये कैम्बर प्रोवाइड किया गया, तो अब साइड में जो शोल्डर प्रोवाइड किया कराया जाएगा, इसका जो स्लोप है, दोनों साइड से इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा ही रहेगा, है ना। मतलब ये इसका जो स्लोप है उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा साइड में, किसके कंपैरिजन में, ये कैम्बर के कंपैरिजन में।
तो इसकी वैल्यू, इसकी जितनी भी वैल्यू रहेगी उसमें अपन क्या कर देंगे, +0.5% कर देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा, ये थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये जो भी θ1 है, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 + 0.5%। बस यही होता है क्या, कैम्बर ऑफ शोल्डर। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड नॉट बी लेस देन 3% इन एनी केस। 3% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, 3% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से एकदम ईजिली समझ आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। व्हाट विल बी द कैम्बर ऑफ शोल्डर एडजेसेंट टू सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया। हैवी रेनफॉल एरिया, तो पहली बात क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, हैवी रेनफॉल एरिया है, वो अगर टेबल याद होगा तो उस टेबल में ये देख सकते हैं कितना था, कितना था, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में हैवी रेनफॉल में 2% था। तो सिंपल सी चीज़ है, अब आप जो है कैम्बर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कैम्बर ऑफ रोड क्या है, कैम्बर ऑफ रोड 2.0%, 2%। और कैम्बर ऑफ शोल्डर क्या हो जाएगा, कैम्बर ऑफ शोल्डर 2 + 0.5 हो जाएगा, 2.5%। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, आईआरसी बोलता है कि 3% से होना नहीं चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आंसर क्या होगा इसका, 3%। मिनिमम से मिनिमम तो 3% अपने को प्रोवाइड कराना ही है। ठीक है, अब इसके बाद नया पढ़ते हैं अपन, डिवाइडर या मीडियन। तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं इधर एक कैरिज वे दिख रहा है आपको, इधर एक कैरिज वे दिख रहा है। तो कैरिज वे को सेपरेट करने के लिए डिवाइडर बनाया जाता है। तो ये दोनों कैरिज वे को सेपरेट कर रहे हैं डिवाइडर। तो ऐसा करने से अपने को क्या फ़ायदा हुआ, कैरिज वे को सेपरेट करने से। तो इसका भी एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये मान के चलिए रोड है, ये यहाँ पे ट्रक चल रहा है और यहाँ पे ट्रक चल रहा है, और इधर से एक बाइक वाला आ रहा है। मान के चलो ये 1 लेन है, ये 1 लेन है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसकी 2 हेडलाइट है, इसकी तो यहाँ एक हेडलाइट है। अब रात का वक्त है और इसकी हेडलाइट चल रही है इधर की ओर, है ना, और इसकी हेडलाइट चल रही है इधर की ओर, इसकी हेडलाइट वर्किंग नहीं है। तो बाइक वाले बंदे को लगेगा कि सामने से एक बाइक आ रही है ना, तो इसके कारण क्या हो सकता है, एक हेड ऑन कोलिजन हो सकता है, दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई सेपरेटर या मीडियन नहीं था। एक तो पहला ये सिचुएशन देख लिए। कभी कभी रात को क्या होता है, अब मान के चलो कि दोनों का लाइट सही है, इसका भी लाइट सही है। अब ये क्या करेगा, इसका जो अपर रहता है, अपर डिपर देखते होंगे अपन लाइट में, तो इसका अपर डिपर ये अगर अपर में चला रहा है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा बाइक वाला, तो उसके कारण विजिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, जिसी को अपन ग्लेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो एक ग्लेयर इफेक्ट आएगा। ठीक है, और तीसरा जो है कि इधर के वे वाले को, इधर के वे वाले से अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मतलब ये इसका ये वाला वे है, इसका ये वाला वे है, तो ये 2 वे ट्रैफिक हो गया। 2 वे ट्रैफिक का मतलब होता है कि एक व्हीकल इधर जाएगा, एक व्हीकल इधर जाएगा, ये 2 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक है मतलब सारा ट्रैफिक इधर ही जाएगा। ठीक है, तो अपन ये जो 2 वे ट्रैफिक है उसमें बीच में अगर मीडियन प्रोवाइड कर दे या सेपरेटर प्रोवाइड कर दे, तो अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आईआरसी ने भी इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ दी हैं, उसको भी अपने को याद ही रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, डिवाइडर है या मीडियन है, और इसको सेंटर लाइन ऑफ रोड में, ये पूरा जो रोड है, अभी मैं आप पूरा क्रॉस सेक्शन समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ये जो रोड है इसका जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में ही प्रोवाइड कराया जाता है, और 2 वे ट्रैफिक से बचाया, हेड ऑन कोलिजन से बचाया, और ग्लेयर इफेक्ट से बचाया, रिड्यूस। ठीक है, अब आईआरसी ने कुछ कुछ क्लॉज दिए हैं, इस क्लॉज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं इससे डायरेक्ट। तो ऊपर के जो 2 क्लॉज है ये रूरल हाईवे के लिए, और नीचे के जो क्लॉज हैं ये क्या, अर्बन के लिए, अर्बन एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए। इसमें पहला एक जो रूरल हाईवे, ये क्या होता है पूछा जाता है ना,
मतलब ये अपने को जानना चाहिए। तो रूरल हाईवे कोई सा भी हाईवे, एनी हाईवे एक सिटी को दूसरे सिटी से जो कनेक्ट करे वो है यहाँ पे रूरल हाईवे। और रूरल हाईवे के लिए मैंने पहले ही बताया था, एक आईआरसी का कोड है 73 जो रूरल हाईवेज़ के लिए था, ठीक है। तो वहाँ से ये लिया गया है कि डिज़ायरेबल मिनिमम विड्थ ऑफ डिवाइडर, जो डिवाइडर है डिवाइडर का विड्थ कम से कम, डिज़ायरेबल याद रखना। तो डिज़ायरेबल कितना है, 5 मीटर, ठीक है, इतना तो डिज़ायर्ड है, इतना डिज़ायरेबल है। अब अगर जहाँ पे जगह की कमी है ना, लैंड इज़ रेस्ट्रिक्टेड, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस समय कितना हो जाता है, ये 3 मीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर अर्बन एरिया की बात करें तो सेम है, 5 मीटर, 5 मीटर की विड्थ रहेगी। और एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ डिवाइडर रिक्वायर्ड इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में वैसे भी क्या है, जगह रहती ही नहीं है, बहुत कम जगह रहती है, तो 1.2 मीटर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ डिवाइडर रिक्वायर्ड इन अर्बन एरिया इज 1.2 मीटर, बहुत कम हो जाता है। कई बार तो इतना कम हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, बीच में स्टील ग्रिल्स लगा देते हैं, है ना, नीचे थोड़ा सा कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर स्टील ग्रिल्स प्रोवाइड करा देंगे, है ना। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर मान के चलो 40 सेंटीमीटर का विड्थ हो गया इसका, और ये 60 सेंटीमीटर का, और स्टील ग्रिल प्रोवाइड करा देंगे ताकि ट्रैफिक को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना डिवाइडर। तो गर्भ में हम पहले तो डेफिनेशन यही पढ़ लेते हैं, बता भी चुका हूँ कि ये सेपरेट करता है पेमेंट को और फुटपाथ को। डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इधर पे जो है ये पेमेंट हो गया और इस साइड जो हो गया ये अपना फुटपाथ हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये जो कर्ब स्टोन है, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट में पेंट किया हुआ है, तो ये कर्ब स्टोन जो है ये कर्ब क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो ये भी टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, माउंटेबल कर्ब, सेमी बैरियर टाइप कर्ब, बैरियर कर्ब और सबमर्ज्ड कर्ब। तो माउंटेबल कर्ब क्या है, तो माउंटेबल कर्ब जो है अगर व्हीकल को इन केस फुटपाथ पे आना है तो वो ईज़िली क्या है, अपने व्हीकल को इन पे चढ़ा के फुटपाथ पर ला सकता है, ठीक है, एकदम लिटिल डिफ़िकल्टी के से। तो इसकी जो माउंटेबल लो और माउंटेबल कर्व की जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। दूसरा आता है सेमी बैरियर टाइप कर्व। अभी जो डायग्राम में दिख रहा है सेमी बैरियर टाइप कर्व ही दिख रहा है आपको इसमें, ये जो है ना, ये वाला ये सेमी बैरियर है, ये वाला जो है ये क्या है, सेमी बैरियर है। अच्छा, तो सेमी बैरियर कर्व कब प्रोवाइड करते हैं, जब फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हो। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मतलब लोग जो हैं वहाँ पे फुटपाथ का को यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब जो है व्हीकल को डिफ़िकल्टी होगी उस पर चढ़ने की, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कभी भी आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आपने माउंटेबल कर्व प्रोवाइड कराया और आप देख रहे हो कि वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को, मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, अगर माउंटेबल कर्व आपने प्रोवाइड किया तो पार्क इतना ज़्यादा करते हैं कि पूरा एरिया इंक्रोचमेंट हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है पूरा, मतलब वहीं पे पार्किंग करे हुए हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे लोग जो है पार्क ना करें अपनी गाड़ी, ठीक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ऊपर चढ़ाने में क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होता, तो 15 सेंटीमीटर की हाइट का होता है ये, ठीक है, सेमी बैरियर टाइप का। बैरियर टाइप का, अच्छा, इसमें ऊपर में स्लोप भी रहता है 1:1 का, और बैरियर टाइप कर्व जो है इसमें टोटल स्लोप रहता है 1:4 का एक साइड में, और एक साइड इसकी हाइट क्या रहती है 20 सेंटीमीटर। तो बैरियर टाइप कर्व मतलब एक ऐसा एरिया, एक एग्जांपल देख लो, कोचिंग एरिया होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके आजू बाजू जो फुटपाथ रहता है वहाँ पे लोग बहुत यूज़ करते हैं उसको। तो ऐसे टाइप के एरिया, जिस एरिया में फुटपाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेडेस्ट्रियन द्वारा, हैवी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, तो ऐसे सिचुएशन में हम बैरियर टाइप कर्व जो है उसको प्रोवाइड कराना चाहेंगे। इसकी हाइट जो रहती है 20 सेंटीमीटर रहती है। अब एक आता है सबमर्ज्ड कर्व, जो ये चौथा दिख रहा है सबमर्ज्ड कर्व। अच्छा, ये कर्व का एक और फंक्शन है, कर्व का एक और फंक्शन क्या है कि ये जो है लिटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लिटरल कन्फाइनमेंट भी, किसका, कैरिज वे का। जैसे इधर कैरिज वे है ना, ये कैरिज वे है अपना, ये वाला पोर्शन, तो इसको देखो लिटरली भी क्या कर रहा है, ये कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करा रहा है, मतलब लिटरली स्टेबिलिटी भी दे रहा है।
और ये जनरली जो है कैरिजवे और शोल्डर के बीच में प्रोवाइड कराया जाता है। सबमर्ज्ड कैरिजवे अलग टाइप का कैरिजवे है, सॉरी सबमर्ज्ड कर्व अलग टाइप का कर्व है जो कैरिजवे और शोल्डर दोनों के बीच जो है लगाया जाता है। अब एक लास्ट है, पढ़ते हैं अपन क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ रोड। तो अब इसमें आप कई सारी लाइंस देख रहे हैं, बीच में कैरिजवेज आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग पहले अंदर के पार्ट को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अपन क्या है बाहर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपना बिटुमिन हुआ है, तो बिटुमिन के एक एज से दूसरे एज तक जो है वो क्या है कैरिजवे है। हो सकता है बीच में यहाँ पे क्या होगा, सेपरेटर भी होगा, डिवाइडर डिवाइडर होगा या मीडियन होगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे अपन, शोल्डर बोलेंगे। इस पोर्शन को, इधर पे भी ये जो पोर्शन है शोल्डर बोलेंगे। तो ऑल टुगेदर कैरिजवे प्लस शोल्डर, ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे इसको बोल देते हैं अपन फॉर्मेशन विड्थ हो गया ये। और यहाँ पे आपको ये सेंटर लाइन ऑफ रोड दिख रहा है, ये तो मैंने बताया था अलाइनमेंट करते हैं जब रोड की, एकदम स्टार्टिंग में अपन पढ़े थे। तो ये सेंटर लाइन ऑफ रोड है, इसी से अलाइनमेंट होता है। इसके बाद कुछ लाइंस आती हैं, उन लाइंस को ध्यान में रखना है अपने को। पहला तो आता है रोड लैंड बाउंड्री, या इसको कभी कभी रोड बाउंड्री भी बोल देते हैं। फिर आता है बिल्डिंग लाइन, फिर क्या आता है कंट्रोल लाइन आता है। तो जो रोड लैंड बाउंड्री है, रोड लैंड बाउंड्री से लेके रोड लैंड बाउंड्री तक का जो एरिया रहता है, इसको बोलते हैं ROW, दैट इज राइट ऑफ वे, या तो फिर लैंड विड्थ भी बोलते हैं, लैंड विड्थ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ROW, राइट ऑफ वे या लैंड विड्थ। तो अब कभी भी रोड बनाने से पहले गवर्नमेंट बहुत टाइम लगा देती है। कोई भी रोड प्रोजेक्ट है तो बहुत टाइम लग जाती है। क्यों क्यों लगा लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट को जहाँ रोड बनानी है उस वहाँ के लैंड को एक्वायर करना पड़ता है पब्लिक से। पब्लिक की ज़मीन है, अब वो ज़मीन जब तक गवर्नमेंट लेगी नहीं तब तक रोड बना नहीं पाएगी, तो उसमें बहुत डिले हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है रोड को बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जानना है कि हमको रोड विड्थ ही नहीं, उसके साइड का एरिया भी एक्वायर करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट कितना लैंड एक्वायर करेगी, आपको क्या लगता है? ये रोड विड्थ ये इतना ही या इतना ही एक्वायर करेगी? इतना एक्वायर करेगी तो बाकी का एरिया कहाँ जाएगा? ये कंट्रोल लाइन से लेके कंट्रोल लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर करती है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, जो रोड लैंड बाउंड्री दिख रहा है और ये जो बिल्डिंग लाइन दिख रहा है, इसके बीच कोई भी अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना सब मतलब अलाउ नहीं करता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को क्यों छोड़ा जाता है? सेटबैक डिस्टेंस के लिए छोड़ा जाता है। मतलब एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सेटबैक, अगर मान के चलिए मैं हॉरिजॉन्टल कर्व में मोड़ रहा हूँ तो दूर से मैं एक दूसरी गाड़ी को देखूंगा जो सामने से आ रही है, और वो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए मुझे। तो वही होता है सेटबैक डिस्टेंस, प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए बिल्डिंग लाइन और रोड लैंड बाउंड्री जो है उसके बीच कभी भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं बिल्डिंग बनाना। दूसरा, ये जो कंट्रोल लाइन है और ये बिल्डिंग लाइन है, कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच का जो ये एरिया, यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो एरिया जो है लीज पर ले सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और एक और ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये राइज होना चाहिए कि कंट्रोल लाइन से कंट्रोल लाइन इतना ज़्यादा अपन जो है विड्थ क्यों एक्वायर करते हैं? तो इसलिए एक्वायर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी देखती है कि एरिया में ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए हम लोग कंट्रोल लाइन से कंट्रोल लाइन तक जो है एक्वायर करते हैं लैंड को। जनरली इसकी वैल्यू जो रहती है 150 मीटर रहती है जनरली, है ना। भला है आप इसको 4 लेन ही क्यों ना बनाओ या 6 लेन ही क्यों ना बनाओ, लेकिन जनरली जो इसकी वैल्यू रहती है 150 मीटर रहती है, 150 मीटर। तो यहाँ से हमको कुछ कुछ पॉइंट्स समझ आए। पहला तो क्या है, फॉर्मेशन विड्थ जो किसके बराबर है? कैरिजवे और
प्लस शोल्डर। कैरिज में और क्या इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड्स डिवाइडर, डिवाइडर भी है, ठीक है। तो कैरिज वे प्लस डिवाइडर प्लस शोल्डर ऐसे बोल सकते हो आप, फॉर्मेशन विड्थ हो गया। फिर आर ओ डब्ल्यू यानी राइट ऑफ वे। तो आर ओ डब्ल्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा एक और चीज़, आर ओ डब्ल्यू जो है ऊपर में जो आप देखें फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ प्लस प्लस हो जाएगा रोड मार्जिन, रोड मार्जिन ये होता है रोड मार्जिन। ये फॉर्मेशन विड्थ हो गया ना, तो ये होता है रोड मार्जिन, ये होता है रोड मार्जिन। जहाँ पे आपको एम्बैकमेंट वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना एम्बैकमेंट वाला एरिया, तो रोड मार्जिन। तो राइट ऑफ वे क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन होता है। अच्छा राइट ऑफ वे होता क्या है, तो हमको ज़मीन पर कितनी जगह चाहिए, मतलब टोटल ग्राउंड पर हमको कितना स्पेस चाहिए रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, आर ओ डब्ल्यू बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं तो और इजीली क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए हम क्या बना रहे हैं, 4 लेन की रोड बना रहे हैं, है ना। तो अगर उसमें पूछा जाए कि आप जो है आर ओ डब्ल्यू कितना लेना चाहिए आपको, तो 4 लेन है, 4 लेन हो गया, प्लस किसका विड्थ, डिवाइडर का विड्थ, डिवाइडर का विड्थ हो गया, प्लस किसका विड्थ, शोल्डर का विड्थ हो गया दोनों साइड का, प्लस किसका विड्थ, दोनों साइड का रोड मार्जिन हो गया। तो ये सब से मिलके क्या बनेगा, ये सब से मिलके बनेगा आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, राइट ऑफ वे। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अब इसमें जो है बस इतना ही था। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।